And now we'll be having a panel discussion on coriander, for which I would request all of you to welcome on stage our moderator, Mr. Pavan Jain, who's the Managing Director of MP Food Corporation. So I request you to please join us on the stage for moderating this session. And also I would like to call our panelists, Mr. Ankit Savla, Managing Director, KM Industries, Mr. Gaurav Agrawal, Managing Director, DV Enterprises, Mr. Bhupesh Sharma, Research Analyst, L&P Advisory Services, Mr. Mahesh Kumar Chaudhary, Assistant General Manager, Procurement, DS Spiker Private Limited, Catch Spices, and also Mr. Dinesh Somani, Founder, Pro IntelliTrade Services. I would request all of you to please join us here on stage for... हमारे बीच अंकित सावला जी हैं, जो समय समय पर धनिये को लेकर काफ़ी कुछ जानकारी हमें देते रहते हैं। मैं YouTube चैनल पर भी उनको सुनता हूँ, देखता हूँ, तो काफ़ी कुछ जानकारी वो धनिये के बारे में रखते हैं। मैं आज उनसे पूछना चाहूँगा कि अभी जो सोइंग को लेकर जो रिपोर्ट आ रही है पूरे देश से, तो इस बारे में आपका क्या कहना है कि मतलब सोइंग का जो परसेंटेज है गुजरात में तो पूरा बताया जा रहा है और मध्य प्रदेश, राजस्थान का डाटा हमको क्लियर नहीं मिल रहा है, तो आपके पास इस संबंध में क्या जानकारी है? हेलो, धन्यवाद पवन जी। देखिए सर, जो सोइंग डाटा है उसकी जो कलेक्शंस हैं वो मैं उनकी ऑथेंटिसिटी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं मानता हूँ, क्योंकि उसको लेके जो ग्राउंड रियलिटी है वो उतना ज़्यादा उसके ऊपर वर्क नहीं किया जाता गवर्नमेंट एजेंसीज़ के द्वारा। मेरे हिसाब से किसी भी डाटा कलेक्शन में जो 3 लोग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फिजिकल मार्केट में, वो हैं एक तो सीड कंपनीज जो उस कमोडिटी का सीड सप्लाई करती हैं, दूसरी उसके एजेंट्स जो उसका काम करते हैं मंडियों में, तीसरा फार्मर ऑर्गेनाइजेशंस और चौथे इंडिविजुअल फार्मर। अगर आप एक सैंपल साइज उस एरिया की 200 या 300 लोगों की लेते हैं और उन 200-300 लोगों से आप बात करते हैं, वो बात करने पर आपको जो जानकारी मिलती है, मेरे ख्याल से उससे अच्छी जानकारी मैं गवर्नमेंट एजेंसीज के डाटाज को नहीं मानता हूँ। अभी धनिये में इस साल अगर बात की जाए तो चाहे गुजरात गवर्नमेंट का आंकड़ा आ रहा है कि लास्ट ईयर के इक्वल गुजरात गवर्नमेंट के डाटाज हैं, पर आप किसी भी गुजराती व्यापारी से या आप वहाँ का टूर लगाइए, अगर, क्योंकि मैं पिछले 4-5 सालों से गुजरात का टूर लगाता हूँ, हर बार मैं देखता हूँ जो फसल की स्थिति आपका द्वारका डिस्ट्रिक्ट है, पोरबंदर डिस्ट्रिक्ट है, अमरेली डिस्ट्रिक्ट है, राजकोट डिस्ट्रिक्ट है, ये 4 या 5 मेजर डिस्ट्रिक्ट है सौराष्ट्र रीजन के जहाँ धनिये की पैदावार होती है। और ये पैदावार भी आप मान के चलिए कि पिछले 10 सालों से होने लगी है, इसके पहले ये पैदावार इतनी बड़ी क्वांटिटी में नहीं होती थी। तो इन सब एरियाज़ के अंदर पिछले साल के मुकाबले धनिये की परसेंटेज जो है बुआई की वो कम है। आप व्यापारी से बात करें वो भी कहते हैं कि भाई हमारे यहाँ पर कुछ भी कम हो, चाहे 5% 10% ही कम है, पर लास्ट ईयर से कम है। वो चीज़ का रिफ्लेक्शन हमें गवर्नमेंट डाटा में देखने को नहीं मिलता है। इनफैक्ट गवर्नमेंट डाटा तो हमको लास्ट ईयर से कुछ 2-4-5% ज़्यादा ही हैं। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में 2 डिपार्टमेंट हैं, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर और डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर। तो डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर ने जो इस बार डाटा दिया है वो दिया है तकरीबन 92,000 हेक्टेयर का, उनका लास्ट ईयर का था। उसके बाद 2024 का उन्होंने 62,000 हेक्टेयर दिया, इस साल वो 37,000 हेक्टेयर बोलते हैं। अब इस हिसाब से देखा जाए तो धनिया 2023 के मुकाबले सिर्फ 25-30% रह गया, वो भी मुझे कहीं ना कहीं सही नहीं लगता। तो लास्ट ईयर से राजस्थान को आप 70%, एमपी को भी 60 से 70% और गुजरात को लास्ट ईयर के 80% से आप उसको अंदाज़ा लगाया जा सकता है। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन। धन्यवाद, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी है। हमारे बीच महेश कुमार चौधरी जी उपस्थित हैं। मैं उनसे जानना चाहूँगा कि स्पाइस को लेकर अभी कुछ चैलेंजेस हमारे बीच बहुत कुछ आ रहे हैं, तो उनको वो कैसे फेस करेंगे और उसके लिए क्या सॉल्यूशन उनके पास है, मैं उनसे जानना चाहता हूँ। मैं पहले तो एनएसएस मीडिया का बहुत बहुत आभारी हूँ और धन्यवाद देता हूँ कि मेरे को यहाँ पे एक बोलने के लिए और इस मंच पे एक मौका दिया। अब दूसरी बात करते हैं कि स्पाइस इंडस्ट्रीज में सबसे ज़्यादा जो चैलेंजेज हैं वो क्वालिटी को लेके हैं,
क्योंकि क्वालिटी का चैलेंज सभी जगह पे आ रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर, और एक बड़ी सोचने वाली बात है, जैसे कि हम लोग फील्ड में जाते हैं तो देखते हैं कि किसान जो फार्मर कम्युनिटी है वो इस तरह से पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर यूज कर रहा है जैसे उसका कोई पैसा भी नहीं लगता हो, ऐसे यूज कर रहे हैं कि उसका जैसे अगर उसको क्वांटिटी रिक्वायरमेंट है कि उसको 10 ml 20 ml डालने की जरूरत है तो वो लगभग 50 ml 100 ml तक उस दवाई का यूज करते हैं। तो अभी हम लोगों की, सब लोगों की एक रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम लोग जो फार्मर कम्युनिटी है, बेसिकली हम लोग स्पाइस कंपनी वाले हैं वो सेकेंडरी आते हैं, लेकिन जो अब ट्रेडर्स सभी लोग मंडी में हैं उनके पास जो किसान लोग आते हैं उनको थोड़ा सा हमें एजुकेटेड करने की या उनको एक गाइड करने की हमें जरूरत है कि वो जो पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर, यूरिया सभी यूज करते हैं उसको एक नॉमिनल क्वांटिटी के अंदर वो यूज करें। उसके लिए हमें सब लोगों को एक एजुकेटेड करना पड़ेगा। दूसरा है किलिंग, जो अपन जो किलिंग प्रोसेस कर रहे हैं उसमें एक सबसे बड़ा चैलेंज दूसरा आ रहा है वीड सीड, खरपतवार जो होता है उसका भी एक बहुत बड़ा चैलेंज आ रहा है कि आप लोग सभी लोग बोलते हैं कि ये मटेरियल सोटेक्स है, लेकिन सोटेक्स होने के बाद भी सबसे ज्यादा मैंने जो देखा चैलेंज किया जो चक्री जिसको बोलते हैं, उसका एक पर्टिकुलर पता नहीं कौन सा वो वीड है, लेकिन जो चक्री है वो एक बहुत ही हार्मफुल है ह्यूमन कम्युनिटी के लिए, कंजप्शन के लिए। तो मेरा सभी से निवेदन है कि उस पर थोड़ा सा वो लोग अपना फोकस करें कि उसको हमें कैसे बाहर निकालें और कैसे उसको हम क्लीन करें। तो सबसे मेन है पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर का सबसे बड़ा चैलेंज है, उसके साथ साथ है कि हमें क्वालिटी को इंप्रूव करना है और उसमें जो वीड सीड है उसको भी हमें बाहर निकालने के लिए हमें एक प्रयासरत करना चाहिए। धन्यवाद। थैंक यू। देखिए, पेस्टिसाइड्स को लेकर तो वाकई में जो है काफ़ी कुछ हमको देखने को सुनने को मिलता है और एक्सपोर्ट में भी इस बात को लेकर काफ़ी परेशानियां सामने आती हैं। आपने जो चक्री की बात कही है तो धनिये के साथ बहुत सारे कुछ अदर्स जो कहना चाहिए मटेरियल आ जाते हैं, तो वो चक्री जो रहती है उसमें वजन धनिये के बराबर ही होता है और जब हम उसका ग्रेडिंग करते हैं तो वो उसमें साथ में ही चला जाता है चक्री। सर वो ठीक है अपन, लेकिन सर उसके लिए हमें कोशिश करना चाहिए क्योंकि ये ह्यूमन बीइंग के लिए बहुत ही हार्मफुल चीज है ये। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। तो अब हमारे बीच उपस्थित हैं गुना से गौरव जी अग्रवाल, काफ़ी पुराना व्यापार उनका धनिये का है और काफ़ी अनुभव वो रखते हैं इस क्षेत्र में, और धनिया जो है मध्य प्रदेश की काफ़ी बड़ी मंडी है। तो मैं गौरव जी से ये जानना चाहूँगा कि धनिये के साथ साथ जो अदर्स बीट हमारे उसके साथ आ रही है तो हम किसानों को किस तरह से मोटिवेट करें और किस तरह के उनको सुझाव दें कि हम धनिये की क्वालिटी को अच्छा कर सकें। देखिए सर, जो भी अपना एक्स्ट्रा सीड आ रहा है, खरपतवार आ रही है, उसका अगेन मेजर सॉल्यूशन तो वही है पेस्टिसाइड। आज आप ये मानिए कि प्लांट भी एक सांस लेता है, लिविंग बीइंग है। आज कोई व्यक्ति अस्पताल में भर्ती है तो डॉक्टर उसको दवाई ही तो देगा और मैक्सिमम देगा कि उसकी जान किसी तरह बच जाए। वही किसान कर रहा है कि पौधे की जान बचाना है उसको किसी भी कीमत पे, तो वो अनलिमिटेड डाल रहा है। ज़रूरत है उसको प्रॉपर एजुकेशन की, उसको अल्टरनेट प्रोवाइड कराने की कि भाई ये पेस्टिसाइड ज़्यादा हार्मफुल है, इसकी जगह आप बायो पेस्टिसाइड यूज़ करिए, जो कि अभी बहुत ज़्यादा चलन में नहीं है और उनकी अवेलेबिलिटी बहुत कम है। तो एक जो बायो पेस्टिसाइड वगैरह जो अपन यूज़ करते हैं तो उससे ये पेस्टिसाइड की प्रॉब्लम काफ़ी हद तक कम होगी और खरपतवार तो भी उसी से ख़त्म हो सकती है, क्योंकि मैन पावर आजकल इतनी अवेलेबल नहीं है कि किसान उसको मैनुअली हटा सके। जैसे जो चक्री आती है, नो डाउट बहुत बड़ी समस्या है और सॉटेक्स में भी वो पूरी नहीं निकलती। उसमें जो ब्लैक कलर का मटेरियल होता है वो निकल जाता है, ग्रीन उसमें रह जाता है। मल्टीपल प्रोसेस करके भी वो नहीं निकल पा रही है। ये हमने भी काफ़ी प्रयास करके देखे हैं। सॉल्यूशन तो और कुछ भी नहीं है इसका। लेकिन सर इस सॉल्यूशन को देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर अपन होल स्पाइसेज में अगर कोरिएंडर को अपन सेल करते हैं और उसके अंदर चक्री आती है तो उसका सबसे ज्यादा बड़ा कंप्लेंट आता है। वो आपका कहना सर बिल्कुल सही है, बट कई सारी मशीनरी सप्लायर से भी मैंने बात कर चुका हूँ इस बारे में, उनको सैंपल्स भी दिए, बट 100% उसका सॉल्यूशन करने में वो सक्सेसफुल नहीं हो रहे। हम लोग काफ़ी मेहनत करने के बाद उसमें से 80% तक ही निकाल पा रहे हैं, 20% तो फिर भी रह जाता है जो मटेरियल में ऑलरेडी है उसके मुकाबले।
अब जिसको प्रॉब्लम है ज़्यादा है उसके लिए अपन प्रोक्योरमेंट सुधार सकते हैं कि जिस मटेरियल में वो चक्री ज़्यादा आ रही है उसको उस पर्टिकुलर वेंडर के लिए कम खरीदा जाए या अवॉइड किया जाए। बाकी उसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन अभी एकदम से ऐसा कोई नज़र नहीं आता है। महेश जी, अगर आपके पास ही कोई सॉल्यूशन हो तो आप बताएं। सर हम भी प्रयासरत हैं इसके बारे में, हम भी कोशिश कर रहे हैं। हम भी जैसे फील्ड में जाते हैं, हम फार्मर को भी हम लोग बोलते हैं, लेकिन उस लेवल तक हम लोग नहीं जा सकते जिस लेवल तक आप लोग कनेक्ट हैं फार्मर से। क्योंकि हम लोग जाते हैं तो हम साल में एक बार 2 बार जाते हैं, हम अगर जाएंगे तो हम जब मैक्सिमम हम 100 फार्मर से मिल सकते हैं। लेकिन आप तो कनेक्टेड हैं, तो आप फार्मर को थोड़ा सा एजुकेटेड कर सकते हैं कि जो वो हार्वेस्टिंग करता है ना फार्मर, तो जो वीड सीड के साथ जो भी अन्य प्लांट है वो उसको सेपरेट कर दे एट द टाइम ऑफ हार्वेस्टिंग। अगर वो कोशिश करेगा तो इजीली थोड़ा सा वो सॉर्ट आउट हो सकता है। गौरव जी ने अभी जो बताया तो वो वाली बात हो गई कि लोहे से लोहा काटना, मतलब पेस्टिसाइड का जो इशू है उसको पेस्टिसाइड से ही कम किया जा सकता है। तो ये तो एक बड़ी विडंबना हमारे बीच है। वो जैसा कि सर बोल रहे हैं कि उसको सेग्रेट करना, तो जब फसल हार्वेस्टर से कटती है उसमें वो सेग्रेट करना पॉसिबल नहीं है। मैनुअल जो किसान काट रहा है वो थ्रेसिंग कर रहा है, उसमें तो फिर भी एक अपन मान सकते हैं काफ़ी हद तक संभव हो सकता है। बट बड़े बड़े जो आजकल खेत होते हैं हार्वेस्टर से हार्वेस्टिंग होती है, उसमें तो वो एक तरफ से सब कुछ काटता हुआ चलता है, उसमें कुछ अलग हो ही नहीं सकता। उसमें इशू तो है, समय के साथ किसान भी बदलेगा और क्वालिटी भी सुधरेगी, ऐसा मैं मानता हूँ। हमारे बीच दिनेश सोमानी जी हैं, मैं उनसे ये जानना चाहूँगा कि कोरोना के बाद से हमारे यहाँ से एक्सपोर्ट काफ़ी बढ़ा है, तो क्या जो एक्सपोर्ट बढ़ा है वो आगे निरंतर जारी रहेगा या कुछ कम ज़्यादा होगा? जी नमस्कार पवन जी। फंडामेंटल की अगर मैं बात करूँ तो मुझसे बड़े बड़े दिग्गज लोग हैं जो ग्राउंड लेवल पे रियलिटी पे काम कर रहे हैं। यहाँ पर जो डेटा है मेरे पास में उस हिसाब से तो एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा बढ़ना नहीं चाहिए, क्योंकि प्राइजेस हमारी 80 से ज़्यादा हो गई है। 3 साल पहले करीब करीब हमने 45 से 48 लाख बैग एक्सपोर्ट किए थे, और उसके बाद में एक्सपोर्ट निरंतर घटती आया है और अभी 15 से 18 लाख बैग पर ये सिमट गया है। अगर भाव यहाँ से बढ़ते हैं तो बल्गेरिया और बाकी जो कंट्रीज़ है जहाँ पर मुझे लगता है रशिया भी थोड़ा सा फ्री हो जाएगा वॉर से, तो वहाँ से भी एक्सपोर्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो हमारे यहाँ से एक्सपोर्ट उतना ज़्यादा बढ़े ऐसी मुझे संभावनाएं कम नज़र आती है। अच्छा, क्वालिटी को लेके जैसे इंडिया की क्वालिटी है तो उसको लेके जो एक्सपोर्ट होता है तो हम देखेंगे कि हमारी जो क्वालिटी है उसका कोई इशू नहीं रहता कि उसके कारण एक्सपोर्ट हमारा कंटिन्यू रहे। बल्गेरिया और जो अदर्स देश से हमारे पास जो आता है धनिया, उसकी क्वालिटी तो उतनी अच्छी नहीं होती है। बिल्कुल अच्छी नहीं होती, लेकिन उसके दाम काफ़ी कम होते हैं। मतलब पहले अगर आप देखते तो सिर्फ यूपी ऐसा स्टेट था जो हमारे यहाँ से इंपोर्ट का माल वहाँ पर पूरा खप जाता था। अब धीरे धीरे ये स्टेट्स बढ़ते जा रहे हैं, और जैसे जैसे चीपर धनिया की बात होती है, अगर हम वो मिक्सिंग में कर देते हैं, मतलब अगर हम उसका पाउडर कर देते हैं तो उसका बहुत ज़्यादा अंतर करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि इंपोर्टेड वाला कौन सा या लोकल वाला कौन सा है। तो अगर सस्ता धनिया बिकता है तो लोगों के लिए मार्जिन भी ज़्यादा हो जाती है, तो शायद वो बिजनेस का एक नया रूप बनकर आ जाए। तो हमारे यहाँ अगर प्राइजेस बढ़ती है तो इंपोर्ट हमारे यहाँ निश्चित तौर से ज़्यादा ही बढ़ेगा और एक्सपोर्ट्स हमारे यहाँ थोड़ा कम होने की संभावना है। हमारे बीच मुकेश शर्मा जी हैं, भूपेश शर्मा जी सॉरी। तो मैं उनसे जानना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान ये ऐसे स्टेट हैं जहाँ से धनिये की पैदावार सबसे ज़्यादा मानी जाती है। इसके अलावा भी अभी कई स्टेट में जो है धनिये की पैदावार होने लगी है, ऐसी जानकारी क्या आपके पास है? बिल्कुल, आपकी बात सही है। राजस्थान, गुजरात, एमपी, इसके अलावा हमारे जैसे मित्र सोमानी जी ने बताया कि आसाम के कुछ एरिया में या जो इलाका राजस्थान से और हरियाणा से बिल्कुल लगता है, वहाँ पर भी धनिये की पैदावार काफ़ी देखने को मिलती है। इसके अलावा अगर हम उत्तर प्रदेश की भी बात करें तो उत्तर प्रदेश के कई सारे ज़िलों में धनिये की पैदावार देखने को मिलती है, परंतु उसका इतना इम्पैक्ट नहीं होता कि जो डिमांड सप्लाई में
बहुत मेजर इम्पैक्ट डाल सके। बस वो जो प्रोडक्शन होता है उससे वो लोग लोकल में हैंड टू माउथ कर सकते हैं। मैं इंटरप्ट करूंगा बीच में। भूपेश जी और सोमानी जी दोनों हमारे यहाँ पे टेक्निकल एनालिस्ट हैं। मैं आपसे एक क्वेरी करना चाहूँगा सर। आपने टेक्निकल लेवल बताया 7500 से लेके 8500 के बीच में, और आप सर जो लेवल बता रहे हैं कि इसका लेवल अगर ये 8080 के आसपास आता है तो वहाँ से 20% की ग्रोथ लेके 9600 तक जा सकता है। तो सर अगर आपने इसके चार्ट पहले भी एनालिस्ट किए हों, जब 2015 या 2014 में जब इसने प्रीवियस हाई लगाए थे 130-35 रुपये वाले, वो टाइम पे क्या सर्कमस्टांसेस रहे होंगे, और वो सर्कमस्टांसेस अगर आज से कंपेयर किया जाए तो ऐसा क्यों नहीं लगता आपको कि ये इस साल नया हाई बना सकता है? मैं आपसे पूछना चाहूँगा सर, क्योंकि आपने बहुत रेंज बाउंड किया है इसको, तो इसलिए आपसे पूछना चाहूँगा कि 10 साल पहले जब इसने हाई लगाया था उससे और अभी के जो सिनेरियो है ना, वो कोई ज़्यादा फर्क वाले दिखते नहीं है, फिर आप इसमें इतना रेंज बाउंड इसको कैसे मान रहे हैं? जी, अगर सबसे बड़ा मेजर इम्पैक्ट जो देखा जा रहा है एनसीडीएक्स में, लैक ऑफ वॉल्यूम। जो वॉल्यूम है, अब मैं आपको इसका एक प्रैक्टिकल उदाहरण देता हूँ। 2009 में जब मैंने ये इंडस्ट्री ज्वाइन करी थी, एनसीडीएक्स के व्यापार होता था 30,000 करोड़ पर डे का। अभी वो व्यापार होता है 600 करोड़ पर डे। तो आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मात्र 2% व्यापार रह गया, 98% व्यापार साफ हो पर गया। सर इसका क्या डायरेक्ट लिंक वोलेटिलिटी से है क्या? बिल्कुल है। तो सर ये बाकी आइटमों में जो वोलेटिलिटी आती है, जैसे जीरा में, टर्मरिक में, क्यों आती है फिर? अगर आप कंपैरिजन करेंगे, जीरे में जैसे तेजी आई, तो जीरे में भी अगर तेजी देखेंगे तो वहाँ पर एक तो कैरी फॉरवर्ड, चलो वो फंडामेंटल बात हो गई, परंतु फिर भी अगर हम वॉल्यूम की बात करेंगे, वो वॉल्यूम पिछले 3 महीने के वॉल्यूम के एवरेज से काफ़ी अधिक थे, और उसके बाद वो बाजार वहाँ रुका 6 महीने। अगर आपने देखा हो तो मार्केट कंसोलिडेट किया, और उसके बाद मार्केट ने ब्रेकआउट लेके 27,500 के ऊपर उसने वन वे 45,000 और 63,000। तो सर क्या इसको ऐसा नहीं माना जाए कि जिस कमोडिटी के अंदर वोलेटिलिटी बनने के चांसेस होते हैं उसके अंदर वॉल्यूम अपने आप आने लग जाते हैं? डेफिनेट, ये बात सब जगह लागू है। शेयर बाजार में भी लागू है, इंटरनेशनल बाजारों में भी लागू है, और एनसीडीएक्स में भी लागू है। तो अगर कोई ये कहता है कि मार्केट में फाइनेंशियल क्रंचेज हैं, या मार्केट में डिमांड कम है, या लोग क्रेडिट लाइन से परेशान है, तो उसका इम्पैक्ट किसी चीज़ की वोलेटिलिटी से डायरेक्ट लिंक्ड नहीं है? नहीं, मैं नहीं मानता ऐसा होता है कहीं भी, क्योंकि आप पुराने डेटा कहीं भी शिकागो से लेकर और जिन जिन कमोडिटी आइटम में, चाहे वो नाइमैक्स हो, कॉमेक्स हो, चाहे एनसीडीएक्स हो, एमसीएक्स हो, जहाँ जहाँ तेज़ी देखने को मिली है वहाँ वहाँ वॉल्यूम की अधिकता आपको देखने को मिलेगी। चाहे पूरे फाइनेंशियल मार्केट में क्रंच होगा, परंतु अगर एक इंडिविजुअल कमोडिटी में तेज़ी आएगी तो वो आपको वॉल्यूम में सामने देखने को मिलती है। सर ये ओआई जो एनसीडीएक्स पे ओपन इंटरेस्ट जो नज़र आता है कमोडिटी में, और खासकर धनिया में मैं देख रहा हूँ, पिछले साल की पूरी बात करो तो 2 महीने का या 3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट अगर अपन एक साथ पकड़ते हैं तो तकरीबन 20,000 टन की ओआई 2 या 3 महीने की मिला के रहती है, और वही ओआई अभी अप्रैल में भी तकरीबन खड़ी हुई है उतनी ओआई। तो इस ओआई की वजह से ये रेंज बाउंड है, या ये ओआई बढ़ने, ओआई का डायरेक्ट इम्पैक्ट क्या होता है वो बताइए आप। जी, अगर ओआई की बात करें तो ओआई एक कॉन्ट्राडिक्टरी सब्जेक्टिव मतलब विषय है। मैं वही पूछना चाह रहा हूँ। हाँ, तो वो कारण क्या है? आपने बेचा और इन्होंने ले लिया, और आप दोनों भाई भाई हैं, तो वो ओआई एनसीडीएक्स पर तो कैलकुलेट होगी, परंतु वो वहाँ पर उसका एक्चुअल इफेक्ट कुछ नहीं आने वाला। एक्चुअल में जो ओआई है वो यही दर्शाती है कि एक इंडिविजुअल ने, आपने लिया और किसी एक्स ने लिया, किसी वाई ने लिया, और वो सारी एंटिटीज दे ऑल आर द डिफरेंट। इट मीन्स जैसे ही ये होगा तब वो मार्केट में एक्चुअल वॉल्यूम कैलकुलेट होगा। सर हाँ, ओआई दर्शाता है कमर्शियल मार्केट पार्टिसिपेंट का इन्वॉल्वमेंट, मतलब मोस्टली हेजर्स। अगर ओआई ज़्यादा है इसका मतलब फिर सामने वाला जो कमर्शियल आदमी है वो उसमें ज़्यादा इन्वॉल्व है। जहाँ पर ओपन इंटरेस्ट कम है वहाँ स्पेकुलेशन ज़्यादा है, इसका सीधा सीधा तात्पर्य है। लेट मी कंप्लीट वन मोर थिंग। परंतु खाली ओआई के बेसिस पर वी कैन नॉट आइडेंटिफाई द मार्केट ट्रेंड और मार्केट वैल्यू, क्योंकि भाई एक बंदा बेच रहा है, एक ले रहा है। तो मतलब अगर ओआई बढ़ता है तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि उस चीज़ का प्राइस बढ़ेगा? कोई ज़रूरी नहीं है। ओआई बढ़ता है, और कई बार ऐसा होता है कि मार्केट बढ़ा और जो हेजर है या स्टॉकिस्ट है या आपका मिलर है वो अपने पास तो सौदा रखता नहीं,
वो NCDX पर बेचेगा, तो वो जब भी बेचेगा तो वो OI है ना बढ़ी हुई दिखेगी आपको। तो कुल मिला के किसी भी चीज़ को आप डायरेक्ट लिंक नहीं कर सकते हैं। नहीं। ओके, थैंक यू जी। अंकित जी, अभी जो कैरी ओवर की बात बार बार होती है, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि लास्ट ईयर जो कैरी ओवर था हमारे पास धनिये का, इस साल आप कितना मानते हैं जो है? भाई मेरे को फार्मर का नॉलेज नहीं है, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में कह के किसी भी स्टॉक की पोजीशन को 2 टाइम बढ़ाया भी जा सकता है और उसको आधा भी किया जा सकता है। पर फिर भी बातचीत करने पर ऐसा नज़र आता है कि 45 से 50 लाख बैग धनिया 1 मार्च 2025 को अवेलेबल है फॉर कंजम्पशन, जिनको आप पक्का काउंटेबल कर सकते हो। अब इसमें से कितना फार्मर के पास और बचा हुआ है, कितना ऐसी जगह बचा हुआ है, क्योंकि अभी आप सेंटर वाइज देखेंगे तो गुजरात में 1 मार्च 2025 को मेरे ख्याल से 15 से 20 लाख बोरी धनिया रहेगा, 10 से 15 लाख बोरी धनिया रहेगा वो राजस्थान में रहेगा, जिसमें आपके मेजर तीनों सेंटर आ गए, 12 भी आ गया, कोटा भी आ गया, रामगंज मंडी भी आ गया, क्योंकि यहीं धनिया की डिपॉजिटरी है राजस्थान में, इसके अलावा कहीं डिपॉजिटरी है नहीं। MP की बात करो, सबसे बड़ी डिपॉजिटरी अगर आती है तो गुना और कुमराज की आती है। उन दोनों को कंसिडर करने के बाद आपका 3 तरह के MP हैं। एक MP है आपका राजगढ़, खिलचीपुर, माचलपुर, ब्यावरा, एकलेरा। एक MP है गरोड़, शामगढ़, भानपुरा, नीमच, मंदसौर। इसको ऑल टुगेदर भी करते हैं अगर, तो मेरे को लगता नहीं यहाँ पे 25-30 लाख बोरी से ज़्यादा धनिया रहेगा। तो ओवरऑल मिला के 50 लाख से 55 लाख बोरी धनिया 1 मार्च को रहना चाहिए। ये काउंटेबल है। अब फार्मर के पास 10 लाख है, 20 लाख है, 30 लाख है, ये काउंटेबल है नहीं मेरे लिए, तो संभव भी नहीं है कि मैं बता पाऊँ। ये आपका कहना सही है कि फार्मर का डाटा हमारे पास नहीं रहता है, लेकिन अभी जो सोइंग की रिपोर्ट आ रही है और जो कैरी ओवर आप बता रहे हैं, तो सप्लाई और डिमांड में क्या फ़र्क आपको लग रहा है कि इसकी पूर्ति हो जाएगी इस बार? देखो सर, मेरे को ऐसा लगता है कि 25 से 30 लाख बैग धनिया तो एक ऐसा क्वांटिटी है जो आप डेड क्वांटिटी मान सकते हैं, क्योंकि कोई भी व्यापार करने वाला व्यक्ति है वो उसकी गोडाउन का या कोल्ड स्टोरेज का या प्लांट का एक बैग धनिया तो लिक्विडेट कर नहीं सकता। तो एक बेयर मिनिमम स्टॉक क्वांटिटी 25 से 30 लाख बोरी धनिया है जो रहेगा, चाहे धनिया आप 200 रुपये किलो भी कर दो, 300 रुपये किलो भी कर दो, क्योंकि वो धनिया तो रहेगा ही। इसके अलावा 10 से 15 लाख बैग धनिया वो है जो मार्केट में हमेशा अवेलेबल रहेगा। मान लीजिए अगर कोई स्टोर है, अगर स्टोर के अंदर 10 किलो धनिया पड़ा हुआ है तो वो 10 किलो धनिया खत्म होते ही वो वापस ऑर्डर दे देता है, तो वो 10 किलो धनिया भी पाइपलाइन में रहेगा। इसके अलावा मान लीजिए कोई कंपनी है जिसकी प्रोडक्शन यूनिट है, उस प्रोडक्शन यूनिट के अंदर वो बेयर मिनिमम 50 टन धनिया या 100 टन धनिया रखता है, तो वो धनिया भी डेड स्टॉक है। तो ऐसे कुल मिला के 25-30 लाख बैग धनिया जो है वो तो डेड स्टॉक है। 45 से 50 अवेलेबल है, 25 से 30 ही मैं फार्मर के पास मानता हूँ। तो ओवरऑल जो आप कंजम्पशन के लिए ले पाएंगे इस साल स्टॉक में से वो 45 से 50 लाख बोरी धनिया है। नया क्रॉप मेरे को लगता है कि किसी भी तरह से 90 लाख से ज़्यादा क्रॉप मेरे को अभी तो समझ में नहीं आ रहा है, 90 लाख बोरी से 1 करोड़ बोरी से ज़्यादा। तो टोटल मिला के 1.5 करोड़ बोरी मेरे को धनिया अवेलेबल दिखता है कंजम्पशन के लिए, और इतने ही मेरे को डिमांड नज़र आता है। तो बैलेंस शीट तो मुझे टाइट लगता है। अब प्राइस पहले तेज होंगे, मिड में जाके तेज होंगे, एंड में जाके तेज होंगे या नहीं तेज होंगे, उसके अपने अपने रीज़न है। अगर स्टॉकिस्ट पूरे समय माल छोड़ता रहा तो सप्लाई क्रंचेस नहीं होंगे, तो भी प्राइस नहीं बढ़ पाएंगे। अगर हाई प्राइस होने की वजह से कंपनी ने ज़्यादा प्रोक्योरमेंट नहीं किया तो भी अवेलेबल रहेगा मार्केट में माल। तो तेजी मद्दी से कोई संबंध नहीं है, पर बैलेंस शीट प्रोडक्शन और कंजम्पशन के हिसाब से टाइट है, ऐसा लगता है। देखिए, बैलेंस शीट अगर आपको टाइट लग रही है तो बाजार क्या हो सकते हैं 2025 में? कोई भी फिगर देना तो इसलिए संभव नहीं है क्योंकि इसकी प्राइस रेंज पिछले 10 साल में 70 रुपये 65 रुपये से लेके 135 रुपये के बीच की है। 65 रुपये का भाव है जब देश में 2.5 करोड़ बोरी धनिया है, और 135 रुपये का भाव है जब देश में 1.25 करोड़ बोरी धनिया है, 1.5 करोड़ बोरी धनिया है। तो इसके बीच में आप इसको समझ लीजिए कि ये मेरे को लगता है कि 100 रुपये से लेके 130 रुपये के बीच में इस बार मशीन क्लीन ईगल के व्यापार लगते हैं मुझे कि होने चाहिए। गौरव जी, आप सहमत हैं क्या अंकित जी की बात से? देखिए, जहाँ तक काउंटेबल कैरी फॉरवर्ड का डाटा है, काउंटेबल से मैं सहमत हूँ।
बट अगर पिछले साल की अपन बैलेंस शीट धनिए की देखें तो उस हिसाब से 70 से 75 लाख बोरी धनिए का स्टॉक आता है। अब वो फार्मर्स का मिला के ही होगा ऑब्वियसली, क्योंकि व्यापारियों के पास तो काउंटेबल जो अंकित जी बोल रहे हैं वही है लगभग लगभग। तो अवेलेबिलिटी एक 70-75 लाख बोरी की कैरी फॉरवर्ड की है इसमें। और उसमें 20-25 लाख जो डेट रहना है। हाँ, 25 लाख बोरी तो धनिया जब 132 हो गया था तब भी नहीं बिका, तो वो तो कभी बिकता ही नहीं है। डेड रहते ही है इस बार। वो तो डेट रहता ही है, हमेशा रहता है, कोई भी भाव रहे। हाँ। अब बाकी जो थोड़ा बहुत आंकड़ों का डिफरेंस है, बट मोर और लेस सप्लाई तो टाइट है। मेरे हिसाब से 2 करोड़ 10 लाख बोरी अवेलेबल है, उसके अगेंस्ट 1 करोड़ 70-80 लाख की डिमांड है, तो वही 25-30 लाख जो डेड स्टॉक है वो निकलना नहीं है। तो कहीं ना कहीं जो पोजीशन जिस समय टाइट होगी उस समय बाजार एकदम शूटअप कर जाएगा। 2000 पूरा बन रहा है, और यहाँ से कुछ जब सप्लाई ज़्यादा होगी तो नीचे भी आएगा मार्केट। एक वो तो तेज़ी मद्दी तो मार्केट के दो पहलू हैं, वो आने ही हैं। तो यहाँ से लगभग 1500 रुपये नीचे भी आना चाहिए और 2000 रुपये ऊपर भी जाना चाहिए, लगभग ये एक विंडो दिखती है ट्रेड की। दोनों बातें कैसे संभव हो सकती हैं कि 1000 नीचे भी आ सकता है और 2000 ऊपर भी जा सकता है, ये कैसे पॉसिबल है? देखिए सर, आप कभी का भी डाटा उठा के देखें, इस साल का भी डाटा देखें आप, तो इस साल तो माल अच्छा अवेलेबल था, बाजार डाउन गया बीच में, यहाँ से जो अभी जो लेवल चल रहे हैं 1000 से 1200 रुपये डाउन गया और फिर वापस जंप भी किया। तो ये तो मार्केट सर चलेगा ही, तेज़ी भी आएगी, मद्दी भी आएगी, सब चीज़ होंगी। जब फार्मर का माल मंडियों में भरपूर आता है तो उस समय एक नॉर्मल थोड़ी बहुत मद्दी आती है, वो एक सामान्य बात है, तो वो आ सकती है, उसमें कोई ऐसी तेजी मद्दी तो रहती है। हाँ, लेकिन अपन अगर देखें कि 2023 में पैदावार हमने मानी थी कि 2.25 करोड़ के करीब रही थी। 2.5 करोड़ की। हाँ, 2.5 करोड़ मान लीजिए सबका आप। अपने अपना आंकड़ा। और इस बार अपन 1 करोड़ मान के चल रहे हैं। नहीं साहब, 1 करोड़ 40 लाख मान रहा हूँ मैं। हाँ, वो आपका मानना है, लेकिन हाँ, जो डाटा क्योंकि मैं कंजम्पशन भी तो 1 करोड़ 80 लाख मांग रहा हूँ ना। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, कंजम्पशन तो बढ़ा ही है। हाँ, बढ़ी रहा है, और आगे जनसंख्या भी बढ़ रही है। बढ़ेगा। लेकिन आपकी एक बहुत अच्छी बात थी, आपने जो पहले बोली थी कि भाई जैसे जनसंख्या बढ़ रही है हाँ, तो कंजम्पशन भी बढ़ना स्वाभाविक है। भाई यही जो कंजम्पशन आज अपन 1 करोड़ 80 लाख मान रहे हैं, ये हमारे आदरणीय महेश जी ने 4 साल पहले जो अपना कोटा में सेमिनार हुआ था, तो उन्होंने पूरी कैलकुलेशन आधे घंटे का प्रेजेंटेशन दिया था। तो 1 करोड़ 40 लाख कंजम्पशन इंडिया का और 20 लाख करीब एक्सपोर्ट का उन्होंने बताया था। तो मेरे समझ से 4-5 साल में बहुत कुछ चेंज आया है ट्रेड में, इंसान की लाइफ स्टाइल में चेंज आया है, खर्च करने की उसमें चेंज आया है, तो कंजम्पशन काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है इस पीरियड में। आप लोगों में से भी कोई अगर क्वेश्चन करना चाहे तो स्वागत है। हेलो, मेरा सवाल अंकित जी से है। जब पिछले 3-4 सालों में कैरी ओवर सबसे कम है और क्रॉप के डाटा भी मेरे हिसाब से, जैसे गुजरात के जो सरकार के डाटा आ रहे हैं, मेरे हिसाब से जो मैंने वॉच किया, क्रॉप उससे कम है। तो इस साल लोगों को, मेरे को लगता है, जब पिछले 2 सालों से तेजी खेल रहे, थकावट ज़्यादा लग रही है मेरे को, लोगों में थकावट ज़्यादा है, उत्साह कम है। तो मेरे को लगता है फरवरी एंड के बाद में मेरे को ऐसा लग रहा है कि एग्री कमोडिटी में सब में मेरे को लगता है अच्छी जान आनी चाहिए। तो जब अपने कह रहे हैं कि एक्सपोर्ट खाली डिस्कस कर ले, लेकिन एक्सपोर्ट धनिया में पहले कभी नहीं के बराबर था, उल्टा इंपोर्ट था। अपन एक्सपोर्ट की चर्चा करना ही गलत है, जब डोमेस्टिक कंजप्शन ही अपने आप में बहुत बड़ा है, 2 करोड़ बोरी से कम नहीं है, तो फिर अपन इतनी चर्चा करें। बाहर रही डोमेस्टिक सेंटर की आप बात कर रहे हो, आप हर ग्राहक की जैसे घर घर की आप कैलकुलेशन कर रहे हो, वो जरूरत ही नहीं है सर। वो तो कोई भी टाइम, किसी भी टाइम रहेगा ही रहेगा, किसी के घर में खाली नहीं रहेगा। तो मेरा ऐसा निवेदन है कि आपको जो आपने टारगेट दिया, मेरे हिसाब से, चाहे आप कह रहे हो ना बाजार घटने की जगह, मैं कह रहा हूँ ये सब थकावट की बातें लग रही है। मेरे हिसाब से धनिया इस साल की सबसे हॉट कमी, जैसे हल्दी रही, जैसे धनिया जीरा रहा, वैसे इस साल मेरे को धनिया सबसे हॉट कमोडिटी लगी है। और वो तेजी मंदी भी आप कह रहे हो ना, एनसीडेक्स वही ऑपरेटर ही करेगा, उसी में तेजी आएगी। देखो सर, किसी के उत्साह से बाजार तो चलता नहीं। जब बहुत उत्साह था तो तेजी आई नहीं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उत्साह नहीं रहेगा तो तेजी नहीं आएगी। तेजी तो डेफिनेटली आएगी, ऐसा लगता है।
अच्छा, इसमें मैं भी कुछ ऐड करना चाहूँगा। जो आप बोल रहे हैं तूफ़ानी तेज़ी वाली बात, तो जिस साल 132 हुआ था उस साल का अगर आप डेटा देखेंगे तो उस साल कैरी फॉरवर्ड मात्र 25-30 लाख बोरी था एंड प्रोडक्शन भी उस साल 1 करोड़ 10 लाख बोरी ही था। तो उतनी पोजीशन टाइट नहीं है जितनी 132 वाले साल में थी। वो तेजी एक्चुअल में स्टॉक ज्यादा निकला, आर्टिफिशियल वो ऑपरेटर तेजी था। ऑपरेटर तेजी थी। मैं आपको बता रहा हूं 130-32 का भाव ओरिजिनल नहीं था, ऑपरेटर तेजी। मेरा नाम किशोर कुमार है, मैं ऊंझा से बिलोंग करता हूँ, मीत मणिपत्र ट्रेडर्स से आता हूँ। मेरा सवाल पवन जी से है। अब आप तो ग्राउंड लेवल में बैठते हो, मंडियों का काम देखते हो आप, तो मेरा सवाल ये है कि अपन अभी जो बात कर रहे हैं कि भाई इतनी सप्लाई है, इतनी डिमांड है, या वहाँ से माल इतना इंपोर्ट हो जाएगा, एक्सपोर्ट हो जाएगा, वो बात है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि एवरी ईयर होरेका की जो डिमांड है वो 3 से 4 या 5% बढ़ती है। अपन लास्ट 5 साल से देखें तो अपन वही कंजप्शन में बैठे हैं कि बस 1.25, 1.40, 1.25, 1.40। तो जो 4-5% जो डिमांड बढ़ती है उसके हिसाब से डिमांड कितनी बढ़ी आज तक, देखिए। एक तो वो फोकस करने वाली बात है। दूसरी बात ये है कि जो डाटा आते हैं अपने यहाँ के भाई ये क्रॉप के इतने डाटा आ गए, वो आ गए, गुजरात से इतना आ गया, राजस्थान से इतना आ गया, एमपी से इतना आ गया, अदर स्टेट से इतना आ गया, इंपोर्ट इतना आ गया, वो डाटा का कैलकुलेशन ही सही नहीं होता, उसकी वजह से अपन तेजी मंदी सही नहीं निकाल पाते हैं। तो इसके ऊपर ध्यान देना कि सही डाटा कहाँ से आते हैं। जैसे एग्रीकल्चर मिनिस्टर से आपके कई डाटा आते हैं, जैसे गुजरात एक भेजता है हमारे एवरी मंडे को डाटा रिलीज़ करता है कि भाई आज मतलब लास्ट वीक की इतनी सोइंग थी, इतनी परसेंटेज बढ़ के आई, 5%, 10%। ऐसा कोई डेटा आपकी एमपी गवर्नमेंट या राजस्थान गवर्नमेंट को भेजती है? वो तो मैंने कभी साइट पे देखा नहीं, आता है नहीं, आता ही नहीं है ना। आता ही नहीं है। हाँ, तो बस वही है दिक्कत है। पहले वो डाटा अपन कलेक्ट करे तो ही अपन सही तेजी में निकाल सकते हैं। एक अंदाज होता है, जैसे गुजरात गवर्नमेंट के डाटा ऑलमोस्ट 80% तक सही निकलते हैं। उसके बावजूद भी हम जो हमारा एक फीस है, हम सर्वे करवाते हैं ग्राउंड लेवल पे, हम यूनिवर्सिटी स्टूडेंट को हायर करके गांव घुमा के उसका डाटा कलेक्ट करते हैं। इस तरह का कोई डाटा कलेक्ट होता है तो उसके ऊपर अपन सही मतलब पहुंच पाते हैं। अन्यथा अपन यही बात होती है कि चलो इतना परसेंटेज कम हुआ, इतना ज़्यादा हुआ, इतना कंजप्शन हुआ, वही अब डिमांड ही निकला 5%, 4% एवरी ईयर है। होरेका की डिमांड बढ़ती है, वो भी अपन कैलकुलेशन नहीं करते, कैसे तेजी में निकालेंगे? पवन जी जवाब दीजिए आप। देखिए, गुजरात के डाटा को आप सही मानते हैं क्या कि गवर्नमेंट जो डाटा दे रही है वो बिल्कुल परफेक्ट है? ऑलमोस्ट 80 से 90% सही निकलता है डाटा, वो ऑलमोस्ट आपको जी बता जी दूं। देखिए, मध्य प्रदेश सरकार और राजस्थान सरकार ऐसा कोई डाटा रिलीज नहीं करती है। और नहीं, मध्य प्रदेश में तो लास्ट ईयर तो राजस्थान गवर्नमेंट ने डाटा भेजे थे, वो कितने सही वो मेरे को मालूम नहीं, लेकिन इस बार तो वो डाटा मतलब रिलीज ही नहीं हुए हैं अभी तक। हाँ जी, मध्य प्रदेश में जो डाटा रिलीज भी होता है तो वो बिल्कुल फेक डाटा होता है वो, क्योंकि पटवारी जो रिपोर्ट लेके आते हैं ग्राउंड लेवल की, वो एकदम फर्जी होती है और ऑफिस में बैठ के ही बनाते हैं, ऐसी मेरी जानकारी है। तो जो भी डाटा हमारे पास आ रहे हैं, मैं ये मानता हूँ कि हम जो रिपोर्ट अदर्स सभी जगह से लेते हैं सेंटरों से, उसी रिपोर्ट के आधार पर हम यहाँ डिस्कस करते हैं कि ये कैरी ओवर होना चाहिए, ये सोइंग की रिपोर्ट आ रही है। डाटा कोई पर्टिकुलर परफेक्ट नहीं आ रहा है। हाँ, मैं समझ गया। तो आप एक ऐसा भी ऑर्गेनाइज बना सकते हैं, जैसे कोई स्टूडेंट हायर करके आप सब पर्सनली सर्वे करवा के उसके डाटा लाए, तो वो एकदम नियर तक पहुंच सकते हैं। अपन परफेक्ट तो नहीं बता सकते, लेकिन नियरेस्ट तक पहुंच सकते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है। देखिए, जैसे आपने खपत की बात करी, तो खपत तो निरंतर बढ़ रही है, लेकिन हम जब भी चर्चा करते हैं पिछले 5-10 साल से, तो मैं यही सुन रहा हूँ कि भाई 1,20,000, 1,25,000, लेकिन ये डाटा काफ़ी बढ़ गया है, वो हमारे बीच नहीं है। गौरव जी ने बात कही है, मैं उससे सहमत हूँ कि डाटा हमारा खपत का लगभग 1,70 के करीब पहुँचना चाहिए जो है, लेकिन अब इसका मतलब जो है ना कहाँ से सही कलेक्ट डाटा हो वो मैं नहीं बता पाऊंगा जो है। वो बात आपकी भी सही है, लेकिन मैं तो ये बोलता कि पहले तो अपन को जो मतलब प्रोड्यूस होता है उसका डाटा चाहिए। कंजप्शन का तो ठीक है, बात की बात है, कि प्रोड्यूस का डाटा सही नहीं आएगा तो कंजप्शन का डाटा निकलेगा भी नहीं। जैसे हमारी जो मंडी है, तो मंडी के अंदर जो डाटा निकला, हम मानते हैं कि भाई जीरा रोज का 10,000 बोरी ऊंझा मंडी से डिस्पैच होता है, तो ऐसा लगता है कि भाई कम से कम ऊंझा मंडी से महीने का 3 लाख बोरी जाता है, तो ऑल ओवर इंडिया का हम गिनते हैं तो 5 लाख बोरी महीने का जीरा चाहिए। जी बिल्कुल। तो इसके सबसे लगे डोमेस्टिक डिमांड हमारे को इतनी खपत है, और एक्सपोर्ट कितनी है? एक्सपोर्ट का डेटा तो स्पाइस बोर्ड से हमको मिल जाता है। एक्सपोर्ट का डाटा तो स्पाइस बोर्ड से मिल जाता है, मिल जाता है पूरा। और एक जो डोमेस्टिक का होता है वो मंडियों से निकाल देते हैं हम, कि सभी मंडियों से हम कलेक्ट करके कितना आज व्यापार आया,
तो उसका सब मोस्ट ऑफ आइडिया आ जाता है, मतलब 80 to 90% अपन पहुंच जाते हैं, लेकिन वही राजस्थान और एमपी का डाटा सही नहीं निकल पाता। मेरे कहने का मतलब ये था खाली। नहीं, आपका कहना सही है। देखिए सर, जो डाटा सही नहीं आता वो तो आपका बिल्कुल सही है कि सरकारी डेटा जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे निकलते हैं उनमें बहुत डिफरेंस होता है, लेकिन इसी के लिए अभी एक जो नया तरीका निकाला गया है सैटेलाइट सर्वे का, जो पिछले 2-3 साल से सैटेलाइट सर्वे हो रहा है, उसके डाटा काफ़ी विश्वसनीय आ रहे हैं और 90-95% तक सही निकल रहे हैं। तो मेरा आपको यही कहना है कि जैसे अभी जो आने वाली रास मीटिंग है जोधपुर में, उसमें जो हर साल प्रेजेंट होता है, तो उससे आप जो सही गाइडेंस ले सकते हैं डाटा, सोइंग डाटा को लेके। लेकिन देखो, आपने जैसे सैटेलाइट की बात की, मैं भी मानता हूँ, लेकिन लास्ट ईयर जैसे जीरे का सैटेलाइट हुआ था फर्स्ट टाइम, तो उसमें तो हमको विश्वसनीयता कोई दिखी नहीं थी। इस बार वो जो है और उसमें तकनीक में आगे बढ़े, टेक्निकल के लिए अपन आगे बढ़े, और हो सकता है आने वाले समय में उससे भी अपन बेटर करेंगे। लेकिन जहाँ तक ग्राउंड लेवल की बात है, अपन यदि कोई ऐसा ऑर्गेनाइज तैयार करके, जैसे आपके धनिया का है, राजस्थान का है, जैसे हम जीरा का है, इस तरह आप भी कोई ऐसा तैयार करके फील्ड लेवल पे काम करेंगे तो मतलब नियरेस्ट तक पहुँच सकते हैं अपन। ये सर देखिए, फील्ड लेवल पे काम करना हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है। गवर्नमेंट तो कर सकती है। आप कहेंगे एक व्यापारी पूरे एमपी में फील्ड लेवल पे बंदे हायर करके और करवाए तो काफ़ी मुश्किल काम है। जब गवर्नमेंट के बंदे उस चीज़ के लिए लगे हुए हैं, आज अगर मैं आपको गुना का डाटा गवर्नमेंट का बताऊं तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट बोलता है कि 45% एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट बोलता है कि 45% सोइंग गुना डिस्ट्रिक्ट में कम है। हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट बोलता है कि 5% सोइंग ज़्यादा है। तो डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट ही डिस्क्रिपेंसी है। तो इसलिए अब देखिए, सैटेलाइट ही सब जगह पहुंच पा रहे हैं और तो कोई पहुंच नहीं पा रहे हैं। ठीक है, चलो अच्छा है जो भी है। गौरव जी का कहना ठीक है, ये डाटा कलेक्ट करना बड़ा मुश्किल काम है। अगर गवर्नमेंट कोई इस तरह की पॉलिसी बनाए तो शायद हमारे पास वो डाटा उपलब्ध हो सकता है। लेकिन हम आपको ये बता दें कि जैसे मध्य प्रदेश की मंडियों की रिपोर्ट हम सीजन पर बराबर लेते हैं और नोटिंग भी करते हैं कि किस मंडी में कितनी अराइवल हो रही है, उसके बेस पे भी हम एक आकलन कर पाते हैं। और किसी का कोई सवाल? Hi sir, good afternoon. By the Indian government, is there any policy or like any initiative which has a positive impact on coriander industry? Like what kind of additional support they are providing to farmers and exporters? मैम, एडिशनल कोई सपोर्ट सिस्टम ऐसे तो नहीं है, पर ये ज़रूर कह सकते हैं कि अभी हमारी राजस्थान गवर्नमेंट है वो रिप्स के थ्रू एक बहुत ही बढ़िया इंसेंटिव्स उसने इंडस्ट्री वालों को दिए हैं, तो वो काफ़ी परसुएट कर रही हैं। और एक हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक योजना चालू करी है, 1 जिला 1 उत्पाद। तो उसके अंदर राजस्थान के कोटा ज़िले को धनिये के लिए 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के नाम से हमको एक बेंचमार्क दिया है कि अगर हम धनिये को लेके कोई काम रामगंज मंडी या कोटा डिस्ट्रिक्ट में करते हैं तो उसके लिए हमको इंटरेस्ट सब्सिडी भी है, कैपिटल सब्सिडी भी है, इलेक्ट्रिसिटी रिबेट्स भी हैं, टैक्सेस में रिबेट हैं, जो मंडी टैक्स लग रहे हैं उनमें रिबेट है, और जो जीएसटी है, जीएसटी के अंदर जो स्टेट गवर्नमेंट का पार्ट है उसमें भी 15 सालों की छूट है। ऐसा करके तकरीबन अपर लिमिट 500 लाख मतलब 5 करोड़ रुपए की उसमें रखी गई है। तो ये गवर्नमेंट की तरफ से कोरिएंडर बिजनेस के लिए राजस्थान में दिया जा रहा है। मुझे आई डोंट नो अबाउट एमपी एंड गुजरात। ओके, एंड सर क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए क्या कोई कल्टीवेशन प्रोसेस में कुछ चेंज हुआ है रिसेंटली इन कोरिएंडर इंडस्ट्री? देखिए मैम, ग्राउंड लेवल पे तो नहीं लगता मुझे कि कोई फार्मर की तरफ से कोई इनिशिएटिव है, पर हाँ, चूँकि अगर इसको मैकेनाइज्ड वे में देखें तो अभी बहुत सारी मशीनरीज का अपडेशन इसमें चल रहा है कि फार्म ग्रेड मटेरियल जो आ रहा है उसको अच्छे से अच्छा क्लीनिंग करना, अच्छे से अच्छा ग्रेडिंग करना। बीच में यहाँ पे एक वीड की बात हो रही थी, जो चक्री जैसा एक प्रोडक्ट आ रहा है फार्म ग्रेड मटेरियल में, उसके लिए भी अभी एक सॉर्टेज कंपनी ने साइज ग्रेडर निकाला है कि कलर सॉर्टिंग तो होगी सही, साथ में शेप सेट सॉर्टिंग भी होगी और साइज सॉर्टिंग भी होगी। तो अगर आपने सॉफ्टवेयर में डाला हुआ है उसके अंदर कि भाई इस पर्टिकुलर शेप की चीज, थैंक यू। चलिए, बहुत अच्छा डिस्कशन हमारे बीच हुआ है और अच्छी खासी जानकारी हम लोगों को मिली है।
मैं यहीं विराम देता हूँ और आगे कोई और कार्यक्रम है तो जैन साहब बताएंगे। धन्यवाद। थैंक यू सर। मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी मिस्टर PCK महेश्वर सर, प्लीज़ स्टे बैक सर, प्लीज़ स्टे बैक। मैं मिस्टर PCK महेश्वरन सर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि वे प्लीज़ मंच पर आए और हमारे सभी पैनलिस्ट को मोमेंटो भेंट करें। मिस्टर पवन जैन सर, पार्टनर KM इंडस्ट्रीज, जोरदार वाली तालियां बजनी चाहिए एवरीवन। Mr. Bhupesh Sharma, Research Analyst, L&P Advisory Services. Mr. Mahesh Kumar Chaudhary, Assistant. Mr. Pavan Jain, Managing Director, MP Food Corporation. Mr. Mahesh Kumar Chaudhary, Assistant General Manager, Procurement, DS Spikeco Private Limited, Cat Spices. Mr. Gaurav Agrawal. हाँ जी, हाँ जी।